बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको मालूम है हम बायोएनर्जेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमने लास्ट जो डिस्कस किया था अप टू फोटोसिंथेसिस, दैट वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। और अब उसके बाद हमने जो सेकंड फेज़ है बायोएनर्जेटिक्स में वो क्या है, रेस्पिरेशन। अब हमने रेस्पिरेशन को डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखिए कि जब हम रेस्पिरेशन की तरफ आते हैं तो हमें मालूम हो कि जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया में जितने भी पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्हें बच्चों क्या चाहिए होता है, दे नीड एनर्जी, दे नीड्स एनर्जी। इनको एनर्जी चाहिए किसके लिए, अपनी वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए। दे नीड व्हाट, एनर्जी। तो ज़िंदगी की तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या चाहिए, इनको एनर्जी चाहिए। इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आप डिफरेंट रेफरेंसेस से इसको स्टडी करते आए हैं कि वाइटल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो अब इसमें आपको मालूम हो कि ये जो वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिलती कहाँ से बच्चों, याद रखिएगा ये एनर्जी जो मिलेगी दैट इज़ फ्रॉम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से इनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी किससे मिलेगी इसको, इनको रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलेगी। और फिर आपको मालूम हो कि जब हम टर्म रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन को याद रखना कि हम यूज़ करते हैं बायोलॉजी में, ख़ास तौर पर इन बायोलॉजी में हम जो टर्म रेस्पिरेशन है, टर्म रेस्पिरेशन है, इसको हम टू वेज में यूज़ करते हैं, टू वेज में यूज़ करते हैं। अब टू वेज क्या है, सबसे पहले देखिए बच्चों क्या आएगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और दूसरा इसमें क्या आएगा, नंबर 2 इसमें आप क्या बताओगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इस तरह बायोलॉजी में टर्म रेस्पिरेशन को हम 2 डिफरेंट वेज से स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में याद रखिएगा क्या होता है, इसमें आपको मालूम हो एक्सचेंज ऑफ व्हाट, रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस। क्या होता है रेस्पिरेटरी गैसेस से मुराद क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इनका क्या होता है, तबादला होता है, एक्सचेंज होता है, किसके दरमियान, बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, उनके एनवायरनमेंट के दरमियान ये क्या होगा, गैसों का तबादला होता है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बेसिकली ये रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, इनमें क्या होगा, एक्सचेंज होता है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। उसके बाद आ जाता है बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। आप जानते हैं कि व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, किस चीज़ का, अपनी ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स का, और इससे क्या मिलती है, उनको एनर्जी मिलती है। यानी सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हुई, आप सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में आप देखिए, इसको हम इस तरह से कई अंदाज से इसको डिफाइन किया जाता है। यानी आप देखिए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं इसमें, तो प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन किस चीज़ का करेंगे, अभी मैंने बताया किस चीज़ का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ये ब्रेक डाउन करते हैं। और इस किस में, कहाँ पे करते हैं, इन आ सेल, क्योंकि क्या है ये बेसिकली ये है सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसलिए कहाँ पर ये ब्रेक डाउन करेंगे, इन आ
सेल, और फिर उससे क्या मिलती है इनको, एनर्जी मिलती है, दे गेट व्हाट, एनर्जी। अब ये जो हम बात करते हैं बज़ाहिर तो ये ऐसे लगता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ और उससे इनको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। याद रखिएगा ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। याद रखिएगा कि इसमें जो एनर्जी इनको मिलती है वो कैसे मिलती है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप। एनर्जी कैसे मिलेगी, एनर्जी जो इनको मिलेगी दैट इज स्टेप बाय स्टेप, यानी ग्रेजुअली इनको क्या मिलती है, इसमें एनर्जी मिलती है। तो इस तरह याद रखना कि ये सेल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरी क्या आ गई आपके सामने, सेलुलर रेस्पिरेशन आ जाती है। इसके बाद इसमें एक अहम चीज़, चाहे हाँ हमने क्योंकि डिस्कस किसको करना है बेटा, यहाँ पे हमने डिस्कस करना है सेलुलर रेस्पिरेशन को। तो हमने सबसे पहली चीज़ हमें बतानी है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में पहला इवेंट क्या है, फर्स्ट इवेंट क्या है। फर्स्ट इवेंट इसमें याद रखिएगा, हम पहले किसके बारे में बताते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, और कीजिएगा ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइको का मतलब कि वर्ड किसके लिए आपको मालूम है, किसके लिए यूज़ होता है, ऑब्वियसली शुगर्स के लिए इस्तेमाल होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए इस्तेमाल होता है। आप यहाँ पे ग्लाइको यानी शुगर्स में मेनली क्या आपके पास क्या आएगा, ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग, यानी किस चीज़ का ब्रेकडाउन होना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना। यानी ग्लूकोज इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के बारे में आप बताते हो, ये किस में कन्वर्ट होगा, इनटू पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। इसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यानी इस तरह से आप शो कर सकते हो, इसकी समरी हम बता रहे हैं सिर्फ कि व्हाट इज दिस, C6H12O6, ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। और ये इसकी समरी में हम क्या बताएंगे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं, व्हाट इज दिस, पायरुविक एसिड। ये हमारे पास क्या था, दैट इज व्हाट, ग्लूकोज। और इस दौरान हम क्या बताते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स किसके, NAD, ये किस फॉर्म में है, प्लस हमने साइन शो किया है ऑक्सीडाइज फॉर्म में, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। कितने समरी बता रहे हैं ना, 2 NAD, दे आर कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, तो ये इसकी क्या होगी, रिड्यूस फॉर्म होगी। ये हम रिड्यूस शो कर रहे हैं, यहाँ पे क्या शो करें, ऑक्सीडाइज। और समरी में जब हम बताते हैं तो नेट ATP प्रोडक्शन के बारे में भी आपको पता हो कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP प्लस क्या होता है इसके साथ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 2 आएंगे और इससे क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बने। ये हमने समरी बताई है। वैसे टोटल 4 ATP बनते हैं, 2 कंज्यूम हो जाते हैं और 2 जो है नेट ATP के तौर पर होते हैं। तो ये हमने नेट प्रोडक्शन खाली शो कर रहे हैं कि दिस इज़ द समरी ऑफ व्हाट, ग्लाइकोलाइसिस। हम क्यों ग्लाइकोलाइसिस को पहले हाईलाइट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस को कि हम बायोलॉजिस्ट का ये बिलीव है कि इसी किस्म का रिएक्शन जो है, ये जो पहला सेल इस प्लेनेट अर्थ पे बना था, ये पहला सेल जिसमें हम कह सकते हैं जिंदा सेल जिसमें ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, उसमें ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ था। इसलिए हम इसको सबसे पहले ले रहे हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि इसका जो एंड प्रोडक्ट है, ये जिसको हम क्या कहते हैं, पायरुविक एसिड का नाम देते हैं। ये जो पायरुविक एसिड बन रहा है, अब इसके बारे में बताएंगे कि इसने फर्दर प्रोसेस्ड होना है। इसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है, 3 डिफरेंट वेज में होती है। और वो 3 डिफरेंट वेज क्या है, यानी आप बताएंगे कि ये जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड है, इसकी ये क्या होगा, ये प्रोसेस्ड होगा, प्रोसेस्ड। अब प्रोसेस्ड किस तरह से होगा, इन 3 वेज, 3 तरीक़ों से। 3 तरीक़ों से क्या होगा, ये प्रोसेस्ड होगा। 3 इसके डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं। नंबर 1 स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए गौर से, नंबर 1 इसमें आएगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन।
ये पहला तरीका हो गया किस चीज़ का, पायरुविक एसिड का प्रोसेस होना। फिर उसके बाद नंबर 2 हम बताएंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और तीसरा तरीका इसमें क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। डायरेक्ट हमने लिख दिया एरोबिक रेस्पिरेशन। तो 3 तरह का से आपने देखा कि ये जो पायरुविक एसिड एंड प्रोडक्ट किसकी है, ग्लाइकोलाइसिस की, 3 तरह से इसकी क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। आप देखिए कि इसमें ये 2 जो प्रोसेसेस हमने बताए हैं, कौन से, नंबर 1 और नंबर 2, ये मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिएगा, इसको हमने अंडरलाइन किया इस तरह से। चले इसको हम ये बॉक्स में कर देते हैं। ये जो हम बता रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये जो याद रखिएगा ये किस में होता है, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो लिहाजा आप जान गए होंगे इसको क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। इसे आप एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। फिर दूसरी तरफ आइएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ये जो आप सेलुलर रेस्पिरेशन में आप डिस्कस कर रहे हो, ये किस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चूंकि ये प्रोसेस हो रहा है इसलिए इसको क्या कहोगे, एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम दोगे। अब इसमें याद रखिएगा कि चूंकि ऑक्सीजन यूज होती है इसलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम, डायरेक्टली आप इसको क्या कहोगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये भी हमने लिखा है, यहाँ पे हम दोबारा लिख रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम इसको हम देंगे। ओके, ये अब क्या होता है इसमें, ये जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसके बारे में आपको मालूम हो कि इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है किस चीज़ का, ग्लूकोज का। यहाँ पे हम इसमें लिख देते हैं इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट, ग्लूकोज। इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है किस चीज़ का, ग्लूकोज का। तो आप जज कर ले, जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का तो एनर्जी भी ऑब्वियसली इसमें क्या होगी, कम प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ हम जाएं तो इसमें क्या होगा कि इसमें याद रखिएगा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, इसके बारे में आपको मालूम हो कि इसकी क्या होगी, यहाँ पे हम उसको यहाँ पे ऊपर ले आते हैं, इस जगह पे शो करेंगे कि इसके बारे में एरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज की क्या होगी यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होगा ग्लूकोज होगा, ये कंप्लीटली क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड, मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज होगा। तो जब मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज होगा तो ऑब्वियसली ये ग्लूकोज ने अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होना है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना है, इसने किस में कन्वर्ट होना है, वाटर में। और जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी दैट विल बी अवेलेबल, ये एनर्जी इससे प्रोड्यूस होगी, कितनी प्रोड्यूस होगी क्वेश्चन मार्क है। ऑब्वियसली इसको हमने डिटेल से आगे चलकर डिस्कस भी करना है। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन है चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन है चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन है, दोनों सूरतों में ग्लाइकोलाइसिस लाजमी होगा। और ये कहाँ पर होता है ये भी आपको पता हो, इट टेक्स प्लेस इन दी साइटोसोल ऑफ दी साइटोप्लाज्म ऑफ दी सेल। ये कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, कहाँ पे, उसके सॉल्युबल पार्ट यानी साइटोसोल में होगा। तो लिहाजा ग्लाइकोलाइसिस जो है चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों सूरतों में क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस लाजमी होगा। और उससे जो एंड प्रोडक्ट होगी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, फिर उसकी फेट बताते हैं कि उसका क्या मुस्तकबिल होगा, वो डिपेंड करता है कि वो एरोबिक में चाहता है या फिर एनारोबिक में जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हमने आना है किसकी तरफ, पहले सबसे पहले हमने किसको डिस्कस करना है, हम डिस्कस करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन को। इसको कंप्लीट करते हैं तो फिर हम आएंगे किसकी तरफ, सेलुलर रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन। और फिर हमने डिटेल से इसको स्टडी करना है सब, क्योंकि आपने उसके स्टेप देखेंगे तो आपको मालूम हो कि चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो चाहे एरोबिक हो, ग्लाइकोलाइसिस तो हमें लाजमी डिस्कस करना ही करना है। तो लिहाजा ये भी याद रखिएगा कि जब भी हम डिटेल से जाएंगे सेलुलर रेस्पिरेशन में और एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम किसे डिस्कस करेंगे डिटेल से, ग्लाइकोलाइसिस को। तो सबसे अब हम किस तरफ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टूवर्ड्स एनारोबिक रेस्पिरेशन।
mechanism of anaerobic respiration. मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको हमने डिटेल से देखना है। आपको बताया गया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है और इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। इसको हम और क्या नाम देते हैं? आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। इसे हम फर्मेंटेशन का नाम भी देते हैं। तो इसको हमने देखना है कि कितनी तरह की ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है या कितनी तरह की आप कह सकते हो कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो लिहाजा सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसको इसकी टाइप्स। एक होता है इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरा हम आगे चलकर देखेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने किसको देखना है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आम तौर पर सबसे पहले तो आपको बताओ किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स में ये आप जनरली ऑब्जर्व करते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बच्चों मोस्टली जो आप देखते हो, फंगस का नाम सुना होगा, क्या चीज़? यीस्ट। तो यीस्ट में मोस्ट कॉमन, इस तरह हायर प्लांट सेल्स में भी ये आपको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मिलेगी। तो इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपने सबसे पहले क्या देखना है कि ये तो हमने रेफरेंस दे दी ना, यीस्ट और इसके अलावा हायर प्लांट सेल्स। अब आप इसके सबसे पहले क्या बताओगे? स्टेप्स। इनके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप याद रखिएगा, यहाँ पे हम इसमें सिस्टमेटिकली चलते हैं। नंबर 1 आपके पास आ जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है जी, ग्लाइकोलाइसिस हमें देखना है। इसमें आप क्या बताओगे कि ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ये क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगा। इसमें क्या बताओगे कि ग्लूकोज molecule is converted into 2 molecules of pyruvic acid. ओके, सेकेंड स्टेप इसमें क्या होगा? सेकेंड स्टेप में आपने बताना है कि डीकार्बोक्सिलेशन होगी ऑफ पायरुविक एसिड। ये सेकेंड स्टेप आ जाएगा इसमें। और फिर इसमें बच्चों थर्ड स्टेप जो आपने देखना है वो क्या होगा? दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन किस चीज़ की होगी? ऑफ एसीटल्डिहाइड यानी व्हाट इज दिस? ये आपके पास क्या है? एसीटल्डिहाइड है। एसीटल्डिहाइड की क्या होगी? रिडक्शन। यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगी पायरुविक एसिड, तो आपको मालूम हो क्या बनेगा? टू ये एसीटल्डिहाइड बना था। अब उसके बाद क्या है? रिडक्शन ऑफ एसीटल्डिहाइड होगी किसके जरिए? बाय NaDH। NaDH इस तरह से भी लिखते हैं NaDH, और इसको फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टडी आप क्या लिख देते हो? NaDH2। ये क्या होता है? फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी। इन रियलिटी क्या होता है? NaDH, और साथ क्या होता है? साथ हाइड्रोजन आयन होता। तो रिडक्शन ऑफ एसीटल्डिहाइड किसके जरिए हो रहा है बच्चों? ये
NaDH के ज़रिए हो रहा है, और फिर उसके बाद आखिर में क्या बनेगा, ये आपको मालूम हो कि इससे टू अल्कोहल या फिर इसको क्या कहते हो आप, एथेनॉल। ये तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आप सिस्टमेटिकली देखो, सबसे पहले हमने क्या बताना है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल, पहला स्टेप हमने क्या बताया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि आपको मालूम है क्या है, C6H12O6, या पर हमारे पास क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अब इस ग्लूकोज के बारे में देखिए कि हम कौन सा स्टेप बता रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप बता रहे हैं। तो इसमें देखिए कि ग्लूकोज जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल किस चीज़ के बनेंगे, पायरुविक एसिड के बनेंगे। इस तरह से हम शो कर सकते हैं पायरुविक एसिड को, ये देखें, व्हाट इज दिस पायरुविक एसिड, कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ये 6 कार्बन कंपाउंड था, और ये कितना है, 3 कार्बन कंपाउंड है। ये 2 मॉलिक्यूल्स इसके बन जाएंगे, किस इसके, पायरुविक एसिड के। इसमें हम, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस है, इसकी समरी हम बता रहे हैं, तो समरी में आपको मालूम हो कि नेट ATP प्रोडक्शन कितने, 2 एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस उसके साथ हम क्या शो करते हैं, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इससे क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। 4 बनते हैं, 2 इसमें आपको मालूम हो प्रिपरेटिव फेज में कंज्यूम हो जाते हैं, और ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होते हैं, 4 प्रोड्यूस होते हैं। तो नेट ATP कितने होते हैं बच्चों, 2 ATPs आर प्रोड्यूस। ये होता है इसमें ग्लाइकोलाइसिस में। और इसी तरह से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD प्लस, ये किस में कन्वर्ट होंगे, इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, और साथ आप हाइड्रोजन आयन शो करते हैं। या फिर मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि पंजाब टेक बुक बोर्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, कॉमनली इसको आप क्या कहोगे, कॉमनली इसके लिए कन्वीनियंस ऑफ द स्टडी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, NaDH2। इन रियलिटी क्या होगा, ये होगा। तो ये आपके पास किस चीज़ की समरी आती है, ये ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो ये पहला स्टेप आ गया किस चीज़ का, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। तो उसके बाद नेक्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन होगी किस चीज़ की, पायरुविक एसिड की। तो अब हम इस पायरुविक एसिड को सेकंड स्टेप में आ रहे हैं। इस पायरुविक एसिड को हम किस तरफ ले आएंगे, इधर ले आएंगे, C3, ये इसके साथ ऑक्सीजन और इसके साथ ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे OH ग्रुप आ जाए। ये क्या आपके पास पायरुविक एसिड, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड है। अब क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से देखिए कि ये हम एरो से शो करेंगे। एरो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, रिमूवल को। ये 2 मॉलिक्यूल्स शो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या होंगे, CO2। इस तरह से देख सकते हैं, ये इसके CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन। इसको टेक्निकली क्या कहेंगे हम, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का नाम देंगे, रिमूवल ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहलाएगा। फिर उसके साथ बच्चों फिर हमने आगे क्या देखना है कि डीकार्बोक्सिलेशन हो गई किस चीज़ की, ये पायरुविक एसिड की। उसके रिजल्ट के तौर पर जो बनेगा, क्या बनेगा, देख सकते हैं आप, ये आप देखेंगे क्या बन रहा है इसके रिजल्ट के तौर पे, ये व्हाट इज दिस, ये बन गया एसिटाल्डिहाइड। ये हमने क्या बताया था यहाँ पे, रिडक्शन, ये क्या, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। और उस डीकार्बो क्या हुआ, पहले ग्लाइकोलाइसिस हमने शो किया, सेकंड स्टेप क्या, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, रिमूवल ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके रिजल्ट के तौर पर क्या बन रहा है, एसिटाल्डिहाइड। ये एसिटाल्डिहाइड है, यानी इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3CHO। ये आपके पास क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। 2 मॉलिक्यूल है, तो ये भी कितने चलेंगे, 2 मॉलिक्यूल इसके साथ चलेंगे। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप की तरफ आएंगे, रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड बाय NaDH। ये किस में कन्वर्ट करेगा, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये थर्ड स्टेप आ गया इसका। और थर्ड स्टेप में हमें क्या बताना है, इसको हम इधर ले आएंगे, क्या, किसको, एसिटाल्डिहाइड को,
ये आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स किस चीज़ के, एसिटल्डिहाइड के। आप देखिए ये NaDH और प्लस उसके साथ हमने क्या शो करना है, ये 2 है तो इसके 2 हाइड्रोजन आयन इसके साथ आयन। ओके, ये किस में कन्वर्ट होगा, इनटू 2NaD प्लस में कन्वर्ट। ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है और ये इसकी क्या होगी, ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है। अब आप देखिए ये क्या है आपके सामने, व्हाट इज़ दिस, ये एसिटल्डिहाइड है। अब एसिटल्डिहाइड जो हो रहा है यहाँ पे हमने क्या बताया, रिडक्शन एसिटल्डिहाइड की होगी किसके ज़रिए, NaDH के ज़रिए। और ये क्या बना रहा है, अब आपको पता हो क्या बनेगा इससे, व्हाट इज़ दिस, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास क्या बनेगा, ये एथेनॉल। एथेनॉल यानी एथेनॉल का मतलब क्या हो, यानी इसको आप और क्या कहते हो, अल्कोहल। आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल। कितने मॉलिक्यूल्स है, 2, ये भी क्या होंगे 2 मॉलिक्यूल्स इस तरह से होंगे। एंड प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगी किस चीज़ की, ये अल्कोहल और एथेनॉल। तो ये पहला स्टेप आपको क्या पता चला, ये क्या था, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड और इसमें नेट 2 ATP बनते हैं और क्या होता है 2 NaDH बनते हैं, NAD रिड्यूस होते हैं इनटू NaDH। फिर उसके बाद ये क्या है आपके पास, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगी, रिमूवल ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। रिजल्ट क्या होगा कि क्या बनेगा, 2 कार्बन आपके पास एसिटल्डिहाइड बनेगा। एसिटल्डिहाइड की क्या हो रही है यहाँ पे, अब रिडक्शन हो रही है, किसके जरिए रिडक्शन हो रही है, NaDH। ये कहाँ से आया NaDH, याद रखिएगा कि ये वही NaDH है जो कि कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस हुआ था और ये आकर कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पर आकर ये कंज्यूम हो रहा है। इस तरह से एंड प्रोडक्ट आपके पास क्या है, एथेनॉल और अल्कोहल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ATP तो नहीं बन रहे, यानी इसमें ATP कहाँ, हम कैसे कंसीडर करेंगे कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, इसमें ATP कितने बन रहे हैं। तो याद रखिएगा कि ये वही 2 ATP जो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की थे वही नेट प्रोडक्ट होती है किसकी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की नेट प्रोडक्ट वही 2 ATP होते, क्योंकि ये 2 NaDH बने थे, यहाँ पे आके क्या हो गए थे, ये कंज्यूम हो गए थे। तो इस तरह से ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का नाम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्या, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब हम देखेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आपको सबसे पहले तो ये पता हो किस किस्म की ऑर्गेनिज्म ये होती है, यानी आप मसल्स ऑफ द मैमल्स जनरल रेफरेंस देते हो और स्पेसिफिकली किसका रेफरेंस दोगे, ये आप तो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, मसल्स, किस में, मैमल्स की बात करते हैं। इसके बाद इसमें स्पेसिफिक जो हम रेफरेंस देते हैं किसका देते हैं, आप ह्यूमंस का रेफरेंस देते हो। और ह्यूमंस में ख़ास तौर पर कब, जब हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग, आप कह सकते हो ड्यूरिंग, किस दौरान, ये स्ट्रेनस एक्सरसाइज के दौरान, स्ट्रेनस एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है कि जो नॉर्मली हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, वो हमारे जो एरोबिक रेस्पिरेशन इन द मसल सेल्स उसकी डिमांड पूरी नहीं कर रही होती, तो लिहाजा वो क्या होता है, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसको आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का नाम देते हो, जिससे मसल्स क्या होते हैं, यानी लैक्टिक एसिड बनता है और उसमें पीएच की ATPs की कमी होती है, जिसकी वजह से मसल्स क्या हो जाते हैं, फटीक हो जाते हैं। मसल फटीक, उसमें मसल पे क्या होता है, एक मसल आने, यानी क्या कहते हैं, इनएबिलिटी ऑफ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड मसल फटीक। तो फिर यही उसकी वजह बन जाता है, मसल फटीक की वजह बनता है। अब इसके देखिए हमने क्या देख रहे हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के स्टेप, जिस तरह हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की स्टेप बताए थे, इसके भी आपने स्टेप बताने। तो पहला स्टेप स्टूडेंट क्या होगा, पहला स्टेप वही होगा, क्या चीज़,
ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या बताया था, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। इसी तरह से फिर सेकंड स्टेप इसका स्टूडेंट्स क्या होगा, सेकंड स्टेप में रिडक्शन होती है किस चीज़ की, रिडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड। रिडक्शन पायरुविक एसिड किसके जरिए होगी, बाय NADH। ये कहाँ से आता है, याद रखिएगा, मालूम हो, ये फिर वही बात आएगी, फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस से आता है। ये रिडक्शन होगी पायरुविक एसिड की बाय NADH, किस में, टू लैक्टिक एसिड में। तो अब आप देखिए ये दो मेजर स्टेप्स हैं। अब हमने यहीं से इसको कंप्लीट करेंगे। पहला स्टेप आप देख सकते हैं जो हमने बताया कि क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, जो कि हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी बताया था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होता है, इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो लिहाजा हम उस स्टेप को नहीं छेड़ेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप देखिए हमारे पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है, ये नेट ATP भी आ गया, और आपके पास क्या है 2 NADH। ये सारा आपको क्लियर है। अब इसमें देखिए कि सेकंड स्टेप की तरफ आएंगे, रिडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड बाय NADH टू लैक्टिक एसिड में क्या होगा, ये सेकंड स्टेप हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में आप देखें कि यहाँ पे इसको हम इधर ले आएंगे, CH3, ये हमने क्या शो कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, ये हमारे पास क्या है, पायरुविक एसिड। ये हमारे पास पायरुविक एसिड है। अब देखिए कैसे रिडक्शन होती है इनटू लैक्टिक एसिड में, वही चीज़ जो यहाँ पे हमने बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या बना था, NADH। 2 मॉलिक्यूल किस चीज़ के हमारे पास, NADH प्लस क्या शो करते हैं, 2 हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस को शो करेंगे, कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD, यानी ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड, ये इसकी क्या फॉर्म थी, रिड्यूस फॉर्म थी। तो अब इससे क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये यानी लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस तरह से बन रहा है देख सकते हैं आप, CH3। फिर इसी तरह से हम आगे चलेंगे, क्या होगा यहाँ पे, OH, O, और फिर उसके बाद हमने क्या शो करना है यहाँ पे, वो है ये आपके पास क्या आ जाएगा, लैक्टिक एसिड, यानी C3H6O3। ये आपके पास फार्मूला होगा 1 2 3 3 कार्बन आ जाते हैं इसमें, हाइड्रोजन कितने 6 3 4 5 6, ऑक्सीजन कितने 1 2 3, ये आपके पास क्या आ जाएगा, लैक्टिक एसिड आ जाएगा। तो इस तरह बच्चों क्या हुआ है कि यहाँ पे रिडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड बाय NADH टू लैक्टिक एसिड हो गया। तो इस तरह से लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो अब देखिए वही बात दोबारा से कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या हुआ था कि ये 2 NADH बने, तो यहाँ पे क्या हो गए, ये कंज्यूम हो गए, ठीक है जी, ये ऑक्सीडाइज में, और इसने रिड्यूस किस कर दिया, किस चीज़ को, रिडक्शन हुई किसी पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया, इनटू लैक्टिक एसिड। तो इस तरह लैक्टिक एसिड बन गया। तो लिहाजा अब आपसे पूछा जा सकता है इसमें ATP कितने बने, वही ग्लाइकोलाइसिस के बचे हुए 2 ATP जो होंगे उन्हीं को हम कहेंगे नेट ATP प्रोडक्शन होगी ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो स्टूडेंट होता है ना, अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसमें सिर्फ 2% जो होती है एनर्जी प्रेजेंट होती है, किस में, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जो कि कन्वर्ट होती है इनटू द ATP। ओनली 2% यह एनर्जी इन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ATP। इसका मतलब ये हुआ ओनली लिमिटेड अमाउंट है। तो आपसे MCQs में अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो आपको मालूम हो कि आपने उसमें 2 ATP याद रखना है। तो वो कहाँ कौन सा होता है, वो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस का होता है। तो इसलिए बच्चों ये सारे पॉइंट्स बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों का पता हो। डायरेक्ट आप तो कह जाते हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों का पता हो कि रिडक्शन पायरुविक एसिड की किसके ज़रिए हो रही है, क्या बन रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन आया, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में होता है, ये नहीं होता। रिएक्शंस तो नहीं दिए होंगे आपको, वैसे चीज़ें खुद बहुत याद होनी चाहिए। डीकार्बोक्सिलेशन किस में होता है, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता है। NADH कहाँ पे ये अपने जो है ये बेसिकली रिड्यूस करता है, किस जगह पे आके रिड्यूस करता है, वो स्टेप आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट किसके साथ लेके रिडक्शन किसकी हो रही है, पायरुविक एसिड की इनटू डायरेक्ट किस में, लैक्टिक एसिड में। लेकिन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आप क्या बताते हो कि एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में। और उस स्टेप में क्या यूज़ हो रहा है, इसमें यही NADH यूज़ होता है। तो लिहाजा
ये सारे डिफरेंट स्टेप्स के बारे में आपको पता हो कि एमसीक्यूज कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ तक अब हमने क्या देखा है बच्चों, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अब जब हम आएंगे टुवर्ड्स एरोबिक रेस्पिरेशन, तो उसमें हमने सबसे पहले डिटेल से क्या देखना है, उसके पहले तो स्टेप देखेंगे, मेजर स्टेप कौन कौन से हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक और एनारोबिक में क्या है, कॉमन है। तो अब हमने पहले तो समराइज किया था ना हमने ग्लाइकोलाइसिस को, अब हमने ग्लाइकोलाइसिस को पूरी डिटेल से देखना है एज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन विद रेफरेंस टू एरोबिक रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन को पहले भी हमने डिफाइन किया था, यानी इसको हम किसी और अंदाज से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस in which energy is obtained from organic compounds, in the presence of free oxygen and organic substrate. Organic substrate is completely oxidized. तो ये आपके सामने क्या जाती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन एंड ऑर्गेनिक सब्सट्रेट इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसमें बच्चों देखो कि इससे पहले कि हम माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ आएँ, आपको मालूम हो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाने से पहले आपको बताया जा चुका है कि ग्लूकोज जो होता है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं किस में, इन द खाली हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, दैट इज़ ए ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो अब उसके बाद फर्दर जो रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे आप पता है एरोबिक रेस्पिरेशन बाकी कहाँ पर होगी, बाकी उसके बाद जो एरोबिक रेस्पिरेशन में होना है वो कहाँ पे होना है, इन माइटोकॉन्ड्रियन में होना है। सिंगुलर क्या है इसका, माइटोकॉन्ड्रियन। हम इसमें यूनिट नंबर 1 में इसको डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ थोड़ा सा और मज़ीद इसको हमने एलेबरेट करना है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने साथ लेके चलना है ताकि हम देख सकें कि इसका लिंक एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ कितना है, इसको हमने किस तरह से इसको हाईलाइट करना है। तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रियन के बारे में आपको मालूम हो हम क्या बता रहे हैं, इसका रोल इन रेस्पिरेशन, वो कैसे हम बताएंगे। आपको मालूम है इसके स्ट्रक्चर के बारे में जनरली हम क्या बताते हैं, ये फिलामेंटस है, फिलामेंटस, या फिर हम कह सकते हैं किस तरह का होता है ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, फिलामेंटस और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर भी हम इसको कहते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर का नाम भी दिया जाता है। तो ये कहाँ पे होता है, ये आपको मालूम हो माइटोकॉन्ड्रियन जो होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कहाँ पे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वेयर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड,
दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट साइटोप्लाज्म और किस में यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक में तमाम किंगडम, मोनेरा किंगडम, प्रोकैरियोटिक के अलावा बाकी चारों किंगडम आ जाते हैं, एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा और फंजाई, सब इसमें आ जाते हैं। तो ये इसके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, थॉरली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये किसके बारे में बता रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियन के बारे में बताते हैं। बाकी जहाँ तक इसके स्ट्रक्चर्स का ताल्लुक है, आपने इसके बारे में पढ़ा है। एक इसकी क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन, और फिर दूसरा इसकी क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के बारे में आप क्या जानते हैं, ये स्मूथ होती है। इनर मेम्ब्रेन के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि इसमें क्या होते हैं, फोल्ड्स होते हैं। इन फोल्ड्स को आप क्या कहते हैं, इन फोल्डिंग्स का नाम, इन फोल्डिंग भी कहते हैं इनको, इन फोल्डिंग्स। और इन फोल्डिंग्स का नाम क्या है, इनको आप टेक्निकली क्या कहते हो, क्रिस्टी। सिंगुलर क्या होता है क्रिस्टा, प्लूरल क्या होता है क्रिस्टी। कहाँ पे, टुवर्ड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ ये होते हैं। अब देखो, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसका रोल हमें बताना है रेस्पिरेशन में, चूँकि बता रहे हैं इसका रोल क्या है रेस्पिरेशन में। तो आपको पता हो कि इसमें एक क्या होता है, लार्ज बैटरी ऑफ एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स किस में प्रेजेंट होती है, इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करती है, ये एंजाइम्स और कोएंजाइम्स का जो ये पूरा एक तरह से नेटवर्क के ग्रुप है, जिसको हम लार्ज बैटरी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते, सूरत में रिप्रेजेंट करते। ये क्या करते हैं, ये स्लोली रिलीज करते हैं क्या चीज़, एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। वही जो हमने बताया था, ग्लूकोज, बाकी पायरुविक एसिड, और फिर पायरुविक एसिड के बाद फर्दर स्टेप कहाँ पे आ जाते हैं, इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। तो लिहाजा ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एनर्जी। अब ये एनर्जी जो होती है किस में ट्रांसफ़र होती है, दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ये ट्रांसफ़र किस में होगी बच्चों, ये ट्रांसफ़र होती है टू केमिकल बॉन्ड ऑफ व्हाट, केमिकल बॉन्ड ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP में चली जाती है एनर्जी, केमिकल बॉन्ड ऑफ किस में, ATP, जिसको आप क्या नाम देते हो, बड़ा अच्छा इसको आपने एक क्या खिताब दिया हुआ है, इसको खिताब क्या दिया हुआ है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। किसको, ATP को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। याद रखिएगा कि ये एसेंशियल केमिकल है, एसेंशियल केमिकल फॉर लाइफ। हमने इसके बारे में एक और अहम बात बतानी है कि ये लिंक होता है बिटवीन एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस के दरमियान। क्या चीज़, ATP के बारे में हम बता रहे हैं कि इट्स अ लिंक बिटवीन एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन, यानी मेटाबॉलिज्म से इसका बराह रास्त ताल्लुक होता है और की रोल प्ले करता है ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में। ये क्या करता है, प्ले की रोल इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करता है, ये की रोल प्ले करता है ATP। इसके बारे में आपको मालूम हो कि हर सेल में आपको पता है ये प्रेजेंट है, हर सेल में क्या है, ATP प्रेजेंट है। किस में, हम सेल की बात करते हैं, डेड सेल में नहीं। यानी याद रखिएगा हमेशा, लिविंग सेल में, तमाम जितने भी लिविंग सेल्स हैं इनमें ये प्रेजेंट होता है और वहाँ पे इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल आपको नज़र आएगा। अब देखो
इसमें एटीपी में ख़ास तौर पर अब अगर हम देखते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको जब हम देखते हैं इसमें हम पी की बात करते हैं। पी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एंटायर फॉस्फेट ग्रुप को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंटायर फॉस्फेट ग्रुप को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। क्या? ये पी का जो हम इसमें यूज़ करते हैं। अब देखो कि अगर हम कहते हैं ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, यानी फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से रिमूव हो, उस किस प्रोसेस के ज़रिए बॉन्ड ब्रेक होता है? इफ़ द बॉन्ड इज ब्रोकन, इफ द बॉन्ड इज ब्रोकन बाय, अब आपको पता हो किस बॉन्ड कैसे टूटता है, कौन सा मैकेनिज्म होता है, इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के ज़रिए इसका जो बॉन्ड अगर ब्रेक होगा, यानी कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? वही जो आपको बताया, फॉस्फेट ग्रुप इससे रिमूव होगा, तो लिहाजा ये क्या करता है? रिलीज करता है मोर फ्री एनर्जी। ये और क्या है? ज़्यादा फ्री एनर्जी रिलीज करेगा। और कहाँ पे? कहाँ? सेल के अंदर है, यानी आप कह सकते हो वेरी स्मॉल स्पेस, छोटी सी जगह पे ये बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। यानी इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एवरी टर्मिनल फॉस्फेट हर टर्मिनल फॉस्फेट जो होता है, ये जब रिमूव होता है, यानी इसका बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी इस तरह से देखिए एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसका टर्मिनल फॉस्फेट रिमूव होगा तो क्या बनेगा? आपके सामने एडीपी बनेगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग होगा। तो इससे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज़ हाउ मच? 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी से रिलीज होगी। इसी तरह से याद रखिएगा डाइफॉस्फेट से फिर एक और फॉस्फेट रिमूव हो तो तकरीबन इतनी ही अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन AMP रह जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसका जो फॉस्फेट रिमूव होगा तो उसमें से एनर्जी कम रिलीज होगी, यानी इसके मुकाबले में क्या होती है? एनर्जी हाफ हो जाती है, तकरीबन हाफ अमाउंट हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा टर्मिनल से, यानी और इसी तरह से जो उसके बाद सेकंड लास्ट है, इन दोनों से बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक से ब्रेक होने से कितनी? 7.3, दूसरे से भी अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो उससे भी 7.3, और जो AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट वाला होगा उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिलीज होगी? अप्रॉक्सीमेटली 7.3 किलो कैलोरी के मुकाबले में क्या होगी? हाफ होगी। तो ये भी पॉइंट बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए, ये भी MCQs में चीज़ पूछी जाती है। बाकी रही बात ATP के फंक्शंस के बारे में, जहाँ तक बच्चों इसके फंक्शंस का ताल्लुक़ है तो आप इसके फंक्शन से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपने सम अप करना होता है कि इसके फंक्शंस क्या हैं। आपको मालूम है कि ये इसके बगैर हमारी कोई भी लाइफ एक्टिविटी, हमारा बॉडी टेम्परेचर की मेंटेनेंस होगी, इसी तरह से मोर कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स होते हैं कैसे बनते हैं, उनके बनने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP रिक्वायर्ड है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ATP चाहिए। इसी तरह से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। नर्व इम्पल्स की कंडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो इसी तरह मस्कुलर एक्टिविटी, इसके अलावा आपका हार्ट बीट जैसे हो जाती है उसके लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी। डाइजेशन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, इन लाइफ एक्टिविटीज़ में हमें क्या रिक्वायर्ड होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और ये कौन प्रोवाइड करता है? ATP। तो लिहाजा ये बच्चों जब हम इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ें तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया को भी रिकॉल करना है, और उसके साथ साथ ये जो करेंसी ऑफ एनर्जी है जिसको हमने ATP का नाम दिया, इसके बारे में भी हमें पता हो। और फिर इसके बाद आप आगे चलते हो तो फिर हम स्टेप्स की तरफ आएंगे, जिसमें आपने सेलुलर रेस्पिरेशन में पहले ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करना है, फिर उसके बाद आपने लिंक रिएक्शन जिसको आप क्या कहते हो? ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड कहते हो। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने क्रेब्स साइकिल और उसके डिफरेंट स्टेप्स को कीनली ऑब्जर्व करना है, और फिर इसी तरह से करते करते इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आप देखेंगे कि किस तरह से
जो मुख्तलिफ आप रिएक्शंस के दौरान NADH ग्लाइकोलाइसिस में आप देखते हो, लिंक रिएक्शन में NADH देखते हो, क्रैब्स साइकिल में जाते हो NADH और FADH2 देखते हो। ये सारे के सारे क्या है, एनर्जी इसमें क्या है, स्टोर है। और ये एनर्जी फिर आप देखते हो उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान कीमोऑस्मोसिस के ज़रिए किस तरह से उसमें ATP बनते हैं, यानी उसको हम कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ATP जो बनेगी उसे आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का नाम दोगे। मैकेनिज्म आपने सारा आगे चलकर इसको डिस्कस भी करना है। और दूसरी तरफ साथ साथ पैरेलल हमने देखना होगा कि किन किन स्टेप पे, कौन कौन से स्टेप पे क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन होता है। ये भी हम आगे चलकर देखेंगे। और उसके बाद जब हमें कंक्लूजन की तरफ जाएंगे तो हमने एनर्जी बजट देखना होगा। एनर्जी बजट का मतलब क्या होता है, जब हम कहते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हाउ मच एनर्जी इज प्रोड्यूस, हम कहते हैं जी 36 नेट ATPs आर प्रोड्यूस। और टोटल कितने होते हैं, 38 होते हैं। नेट ATP कितने होते हैं, 36 होते हैं। उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, हर एक को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। इसमें से आपको अच्छे खासे MCQs इसके आपके इसमें से बनते हैं। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ये जो MD-CAT के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी हमने देखना है। तो आपने बुक को ज़रा ध्यान से देखिए। नॉलेज आपके पास जितना भी हो राइट लेफ्ट से वो भी आपके पास होना चाहिए। एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपके पास आप हो तो दैट इज़ एक एज एडवांटेज होता है। लेकिन साथ साथ बार बार मैं आपको रिपीटेडली कहता हूँ कि जब भी आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो करते हो तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ज़ाहिर बात है आपकी वो क्या है, वो बुक है जिसमें से आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस या ज़्यादातर जो चीज़ें उठाई जाती हैं वहीं से उठाई जाती हैं। उसको आपने कीनली ऑब्जर्व करना है। उसमें जो जो स्टेप दिए गए हैं, स्केच दिए गए हैं, रिएक्शंस दिए गए हैं, डायग्राम दी गई हैं, उनके नीचे जो डिटेल्स होती हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम है। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस के मीनिंग्स क्या निकल रहे हैं, ये सारी आपको टिप्स हैं सारी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाज़ औक़ात स्टूडेंट सोचता है कि बोर्ड पे इतना लिखने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे जो हम इतना कुछ लिखते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हम इनमें ख़ास तौर पर उन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं कि ताकि उन पॉइंट्स को बच्चा कंसंट्रेट करे और उनको नोट करे अपनी नोट्स बुक में बाकायदा साथ साथ चीज़ें जो की पॉइंट्स हैं उनको नोट भी करें। फिर उसको आइडिया होगा कि ये पॉइंट जो टीचर ने बताए हुए ये कितने अहम होते हैंगे ये एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। बाज़ औक़ात ये होता है कि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होता है। मैं यहाँ पे लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, इसको मैं पूरा स्केच ड्रॉ करूँ और वर्बली सारा एक्सप्लेन कर दूँ, दैट इज़ ओके। लेकिन जब आप की पॉइंट्स की तरफ जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको किसमें टेक्स्ट में मिलती हैं जिनको अच्छे से अच्छा स्टूडेंट भी होता है समटाइम क्या निगलेक्ट कर रहा होता है। लेकिन जब आप बुक की लाइनें पढ़ते हो उसमें आपको आइडिया होता है कि इसको हमने गौर से देखना है, ये इसमें क्या इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है, इस चीज़ को हमने किस एंगल से देखना है और ये इसका मतलब क्या निकलता है। तो बच्चों ये चीज़ें बड़ी अहम है। तो मैं आपको ये चीज़ें साथ साथ कोशिश करूँगा कि आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइड करूँ ताकि और अच्छे तरीके से आप परफेक्ट तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो इंशाल्लाह। बाकी हमारा जो डिस्कशन सेशन होगा उसमें आप देखें और भी कोई चीज़ आपने डिस्कस करनी हो तो उसमें आप क्वेश्चन करें, कोशिश करेंगे आपको उसमें सेटिस्फाई करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।